ठीक है, एग्जाम पीटी के लिए अच्छा है। ये वाला भी नहीं है, वो कार्ड आता है एम्पियर तक लिखना है। आगे लिखिए 5वां नंबर ना, केल्विन। एम्पियर किसका मात्रक था? अभी केल्विन किसका मात्रक है? ताप, टेम्परेचर। यह ताप का एसआई मात्रक है। यह ताप यानी टेम्परेचर, यह ताप का एसआई मात्रक है। आगे जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक यानी हीट का ट्रांसफर, उष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को केल्विन कहते हैं। एक बार हम बोल रहे हैं फिर से, यह ताप का एसआई मात्रक है। जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को केल्विन कहते हैं। ठीक है, लिख लेना सब। देखिए त्रिक बिंदु क्या होता है बता सकते हैं। आप लोग बर्फ देखे हैं, बर्फ खुद में क्या है? ठोस, सॉलिड है, लेकिन जब उसको आप छुइएगा तो उसमें पानी भी रहता है, नमी, लिक्विड भी मिला, और आप देखिएगा तो उसमें से गैस भी निकलते रहता है। कभी गौर किया है? तो वो क्या है? तीनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मैटर का जो तीनों अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है बर्फ में। तो वही उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये तीनों उनको एक साथ मिल जाए, उसी को क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु। जनरली 0 डिग्री सेल्सियस त्रिक बिंदु होगा पानी के, जिसमें हमको 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? बर्फ ठोस रूप में सॉलिड मिल गया, उसको छुइएगा तो पानी जैसा लगेगा, लिक्विड हो गया, और देखिएगा उसमें गैस भी निकलता है। बहुत बार फ्रिज आप खोलिए, बहुत चिल्ड जब रहेगा तो धुआं टाइप से निकलता है। कभी गौर किए हैं? गैस भी एडजस्ट कर गया तो तीनों एक साथ जो मिल गया उसी को बोलते हैं त्रिक बिंदु। अब इस त्रिक बिंदु में जितना भी उष्मा यानी हीट का ट्रांसफर होता है, उसके इतने भाग को केल्विन कहते हैं। ठीक है, ये हम किसको डिफाइन किए? केल्विन। केल्विन किसको बोलेंगे? केल्विन किसका मात्रक है? ताप का एसआई मात्रक। ठीक, आगे लिखिए 6 नंबर, कैंडेला।
कैंडेला। लिखिए यह ज्योति तीव्रता का यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। आगे, किसी निश्चित दिशा में इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता, प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला यानी 1 कैंडेला तब कही जाती है, ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में, जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुना 10 का पावर 12 हर्ट्ज उस दिशा में 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश यानी एक जैसे एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक, ठीक। एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। एक इसका डेफिनेशन हो गया कैंडेला में। देखिए इसका डेफिनेशन पे ज़्यादा मत फंसिएगा, सीधा आपको खाली लिखना है, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। आपको एसआई मात्रक बताना है, एसआई मात्रक खाली डेफिनेशन लिखते जाए। अब वाट फिर स्टेरेडियन ये सब आपको यूनिट पता है, लेकिन उसके डिटेल में जाइएगा तो फिर आप फंसते जाइए, फिर आपका समय भी बर्बाद होगा। एग्जाम में चूँकि लिखना है, अगर इसी को डील करते रहेगा तो फिर छूट जाएगा सवाल। इसीलिए डायरेक्ट सबसे शॉर्ट फॉर्म जो सरल हो सकता था वही हम कोशिश किए। नहीं तो आप बहुत जगह जाइएगा तो डेल्टा वी एस करके और डेफिनेशन मिलेगा, तो हो सकता है वो कंफ्यूजिंग करें। इसीलिए डायरेक्ट इसको याद कीजिए, छोटा डेफिनेशन है तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडेला हो गया। लास्ट मोल, यह पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है, यह पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। यह पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्व यानी उसके अंदर जो जो तत्व होगा, अवयवी
उसके अवयवी तत्वों की संख्या, अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 into 10⁻23 होती है। अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 into 10⁻23 होती है। देखिए अवयवी तत्व क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, जो भी बोल दें, एनर्जी पैकेट हो गया फोटोन, तो वो जितने भी किसी तत्व में विद्यमान होंगे अगर उनकी संख्या इतनी है तो वो कहलाएगा 1 मोल। और इस नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो नंबर। आप लोग केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे एवोगाड्रो नंबर, ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ऐसा नंबर आ जाए तो किससे संबंधित है? मोल। और मोल भी किससे? एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी तत्व में अगर उसके अवयवी यानी उसके अंदर जो भी तत्व है उसकी संख्या अगर इतना हो जाए तो उसी को बोलते हैं 1 मोल। और मोल किसका यूनिट हो गया? पदार्थ की मात्रा। इतना पदार्थ की मात्रा अगर होगा किसी तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर, तो वो कहलाएगा 1। ठीक है, ये 7 हो गया हम लोग का डेफिनेशन। अब आज ये 2 जो संपूरक था उसका लिखिए। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिखे था ना, लिखिए। रेडियन, रेडियन, लिखिए यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। समतल कोण यानी प्लेन एंगल। यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। आगे, किसी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर लंबाई के चाप, चाप यानी आर्क, के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर, चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। उसके चाप द्वारा उसके केंद्र, केंद्र यानी सेंटर में बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। फिर से बोले, यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है। ठीक है, यानी ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर जितना रेडियस हो उतना ही ये आर्क लिए, तो जो एंगल बनेगा वही रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट लिखिए स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यह ठोस कोण का एसआई मात्रक है। ठोस कोण या ठोसीय कोण यानी सॉलिड एंगल, या ठोसीय कोण का एसआई मात्रक है, सॉलिड एंगल। ठीक है, किसी गोले की सतह, गोले यानी स्फीयर, किसी गोले की सतह पर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, किसी गोले की सतह पर, सतह यानी सरफेस ऑफ द स्फीयर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, भुजा यानी आम, भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल,
स्क्वायर एरिया, भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर सेंटर ऑफ स्फीयर, गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। देखिए फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, यह ठोस कोण का SI मात्रक है। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, देखिए ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल जब बात होगा तो 3D का बात हो जाता है। प्लेन एंगल यानी समतल बोलते हैं 2D और 3D समझते हैं? अगर नहीं समझते तो बता दे रहे, तुरंत समझिए। देखिए वो कॉर्नर दिख रहा है सबको, या पीछे भी कॉर्नर जो दिख रहा है, देखिए 3 लाइन मिल रहा होगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे मिल रहा है एक पॉइंट पे। तो जहाँ 3 पॉइंट मिला, 3 लाइन, वो हो जाएगा 3D, और जहाँ सिर्फ 2 लाइन मिलेगा वहाँ 2D। वो भी कॉर्नर देखिए, जितना कॉर्नर है सब जगह आपको 3 पॉइंट मिलेगा। तो 3 पॉइंट यानी एक चौड़ाई, एक लंबाई, एक ऊंचाई या गहराई, जो भी बोले। तो 3 पॉइंट जहाँ मिला वो 3D, और जहाँ 2 पॉइंट मिलेगा वो 2D। 2D को बनाना बहुत आसान है, हम लोग उसको बोर्ड पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ 2 ही पॉइंट मिल रहा है, ये हो जाएगा 2D का एग्जाम्पल। लेकिन अगर 3D बनाना होगा तो ऐसे बनाना होगा। अब देखिए यहाँ हर पॉइंट पे आपको 3 लाइन मिलेगा एक साथ। तो जब भी 3 पॉइंट का बात होगा वो 3D कहलाएगा। त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, और इसको 2 विमीय आकृति बोलते हैं। इसको बनाना आसान है, इसको बनाना डिफिकल्ट है। आयतन हमेशा इसका निकलेगा, इसका आयतन नहीं निकल सकता, क्योंकि आयतन में हम लोग को 3 विमा चाहिए। सिर्फ ऐसा ही फिगर में हम लोग को 3 विमा मिलेगा। गोला भी ले लीजिए तो वो भी क्या है 3D, उसमें आपको मिल जाएगा। आयतन इसका निकलेगा, इसका क्या निकलता है क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें एरिया मिलता है। जहाँ से 2 विमा का जरूरत पड़े क्षेत्रफल, जहाँ 3 विमा का जरूरत पड़ जाए वो क्या हो जाएगा आयतन। तो 3D में हमेशा आयतन निकलता है और 2D में क्षेत्रफल। तो अभी जो हम लोग सॉलिड एंगल का बात किए वो किसके लिए, 3D के लिए, इसीलिए हम लोग स्फीयर गोला का बात किए। और इससे पहले जब हम लोग समतल कोण का बात किए थे यानी रेडियन, तो किसका बात किए थे, वृत्त 1D है, 2D है। वृत्त आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर हो जाता है कि स्टेरेडियन और रेडियन। एक 3D का बात कर देगा, एक 2D का बात करेगा, क्योंकि फिजिक्स में सारा कुछ पढ़ना रहता है। आप जब आगे मतलब अगर पढ़ते तो क्वांटम मैकेनिक्स में होलो स्फीयर में निकालना पड़ता था उसका एनर्जी, तो सब यही सब यूज होता है। इसीलिए कोई भी ऐसा भौतिक राशि नहीं छूटता है फिजिक्स में, सब कुछ आ जाता है। तो रेडियन स्टेरेडियन हो गया, 7 मूल राशि लिखा दी और 2 व्युत्पन्न राशि। अब आपको सवाल आएगा तो आप सवाल में ये सब ऐड कर सकते हैं कि मूल मात्रक में सारा मात्रक को डिफाइन करना है। एक एक मात्रक को आप लिख दीजिए, आपका आंसर बढ़ते जाएगा। और जब ये लिख दीजिएगा तो सबको जो एग्जामिनर पता चल जाएगा कि आप जानकार हैं, आप जानते हैं, क्योंकि 1 मीटर सबका बस का बात नहीं डिफाइन कर रहे हैं। आप पूछिए अच्छा से नहीं सकेगा पता। और आप लोग बहुत जन भी बहुत सारा बुक में मिला भी नहीं, इसीलिए हो सकता है किसी को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा डेफिनेशन, क्योंकि नया चीज़ है और थोड़ा ठीक है लेट जून का ठीक था, ये सब थोड़ा फंसने वाला चीज़ है, तो ऑटोमेटिक बोरिंग हो जाता है नहीं समझ में आने से। तो ये सब आप पढ़ाइएगा। अब रहा व्युत्पन्न मात्रा, ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट में पहले भी हम लिखवा दिए डेफिनेशन कि जो मूलभूत मात्रकों की सहायता से बनते हैं या बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक। तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं बोल सकता, उसका सिर्फ उदाहरण आप याद रखिए। क्षेत्रफल छोटा छोटा उदाहरण से लीजिए, खुद समझ में आएगा। और कल भी हम बोल रहे थे साइंस में जितना आप उदाहरण लिख सकते हैं लिख दीजिए, बस खाली सही लिखिए, एकदम नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। और जितना प्रैक्टिकल यूज भी लिख सकते हैं लिख दीजिए, जो आप देख रहे हैं बस उसी को लिख दीजिए, जो चीज़ पूछा आप आराम से कर दीजिए। क्षेत्रफल किससे मिलकर बनता है, मीटर गुने मीटर, यानी लंबाई गुने लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, 2 बार मीटर गुना किए तो
मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर आपको कहीं सात भौतिक राशि में मिला था, मीटर मिला था, मीटर स्क्वायर नहीं मिला था। तो जो बल क्या है वो क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी, ठीक है। उसी तरह आप घनत्व ले लीजिए, केजी बाई मीटर क्यूब होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व का फॉर्मूला। तो केजी द्रव्यमान के लिए, आयतन के लिए 3 बार मीटर गुना कर देंगे मीटर क्यूब। तो ये जो नया मात्रक बना ये किसके लिए बना, घनत्व के लिए। तो ये क्या है, व्युत्पन्न। हम बहुत सारा मात्रक को इस्तेमाल करके इसको निकालें, तब इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राइव। जैसे आप लोग को घर बनाने बोला जाए तो घर के लिए आप लोग को कुछ तो बेसिक चीज़ चाहिए ना, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, 4 तो पक्का चाहिए। अगर आपको ये 4 मूलभूत चीज़ हम देखें तब आप घर बना पाइए, नहीं तो घर देखिए सीट से बना दे या पुआल से बना दे वो हम बात नहीं करें, वो अलग चीज़। लेकिन अगर आपको घर प्रॉपर दिया जाए तो ये 4 मिलेगा तभी आप घर बना पाइएगा। तो ये 4 आप मूलभूत से एक घर बना दिए, जिसमें मूलभूत का महत्व तो रहा लेकिन वैसा महत्व नहीं रहा। आपको यहाँ कहीं दीवार दिख रहा है, ईटा दिख रहा है, बालू दिख रहा है, पानी दिख रहा है, सीमेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, तो महत्व खत्म हो जाता है, लेकिन महत्व उसमें विद्यमान है। अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपको दिखते जाएगा। उसी तरह जब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के तोड़िएगा तो आपको दिखते जाएगा, अच्छा इसमें फंडामेंटल यूनिट हम लोग यूज़ किए हैं, तब आया है। अब आपको सिर्फ न्यूटन बोल देंगे तो न्यूटन भी क्या है, एसआई मात्रक है लेकिन ड्राइव है, क्योंकि जब न्यूटन को आप तोड़िएगा नीचे अंदर उस फॉर्मूला में तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो केजी कहाँ से आ गया, भौतिक राशि, फिर ये मीटर भी वही आ गया, सेकेंड भी वही आ गया, सब मिलके क्या बना दिया, न्यूटन। न्यूटन क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। तो अंतर सिर्फ यही है कि जब हम लोग मूलभूत भौतिक मात्रा का उपयोग करके अन्य मात्रा को बनाते हैं या खुद निर्मित होता है, वो क्या कहता जाएगा, व्युत्पन्न मात्रा। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन लिखा था ना, और ये भी लिखवा दिए थे कि नहीं लिखवाए, एक बार देखिए तो शायद मेरे ख्याल से लिखवाए होंगे, व्युत्पन्न मात्रा लिखवाए ना, उसका एग्जाम्पल भी दिए थे, बल का न्यूटन, ताप का पास्कल, ठीक है, तो लिखा हुआ स्टार्टिंग ही में लिखवाए थे, जैसे मात्रक स्टार्ट किए तो सही लिखवाए थे, पहले मूलभूत बताए थे फिर वही बताए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ किससे बन रहा है वो याद रहा, सब आपको बन जाएगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न का खाली आप थोड़ा सा उदाहरण लिख लीजिए, लिखिए कुछ व्युत्पन्न राशि के एसआई मात्रक, कुछ व्युत्पन्न राशि के एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स ऑफ सम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। एक तरफ लिखिएगा व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, और एक तरफ लिखिएगा उसका एसआई मात्रक। एसआई यूनिट और इधर ड्राइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि और एसआई मात्रा। पहला नंबर लिख लीजिए या नंबर नहीं भी दीजिए चलेगा, लिखना है, बोले लिखिए घनत्व, डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी, इसका हो जाएगा केजी बाई मीटर क्यूब। केजी बाई मीटर क्यूब घनत्व का, ठीक है। नेक्स्ट चाल, स्पीड, चाल स्पीड, इसका क्या होगा, मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। हिंदी में लिखना तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकेंड, ठीक है। उसके बाद लिखिए त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण,
त्वरण एक्सेलरेशन, इसका मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण। उसके बाद लिखिए बल, फोर्स, बल फोर्स, इसका न्यूटन एन, और अगर कंफ्यूजन होगा तो लिख लीजिएगा न्यूटन, क्योंकि एसआई मात्रा का बात कर रहे हैं उसमें दर्शाना होगा न्यूटन। लिख सकते हैं लेकिन जब एसआई का बात करेंगे तो ये दिया, अगर न्यूटन नहीं दिया हुआ तब बोले एसआई में लिखने, तब नहीं बोले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल लिख लिए, फिर लिखिए संवेग, मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम, केजी किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड, केजी मीटर बटा सेकेंड, केजी मीटर बटा सेकेंड, संवेग मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड। फिर लिखिए आवेग, इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड, एनएस, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दाब, प्रेशर, दाब, प्रेशर, प्रेशर का पास्कल, ये लिख सकते हैं पीए या पास्कल, पीए यानी पास्कल। फिर लिखिए कार्य, वर्क, कार्य, वर्क, जूल, कार्य का मात्रा जूल, जूल। नेक्स्ट ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, इसका भी मात्रक जूल। एसआई का बात कर रहे हैं इसीलिए जूल ही होगा। फिर लिखिए शक्ति, पावर, शक्ति, पावर, वाट, वाट, शक्ति का मात्रक वाट। फिर लिख लीजिए क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल किलोमीटर में भी निकलेगा, डिसमिल में भी निकलेगा, फुट में भी निकलेगा, इंच में भी निकलेगा, लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एसआई। इसलिए एसआई में क्या होगा, मीटर, क्योंकि एसआई में लंबाई को किसमें लिया जाता है, मीटर। अगर यही क्षेत्रफल हम सीजीएस में बात करते हैं तब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस पद्धति में लंबाई को क्या लिया जाता है, सेंटीमीटर। इसलिए सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे, लंबाई गुने लंबाई, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एफपीएस पढ़ना होता है, तो पढ़ना तो है ही लेकिन अभी नहीं है, उसमें क्षेत्रफल का मात्रक फुट स्क्वायर। जो फ्लैट व्लैट खरीदते हैं तो फीट स्क्वायर बोलते हैं ना, कितना स्क्वायर फीट है, वही चीज़, ठीक है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर लिखिए। उसी तरह फिर लिखिए आयतन, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब।
ठीक है, मीटर क्यूब। और देखो आयतन का और सामान्य उदाहरण है, सामान्य मात्रक जो हम लोग यूज करते हैं, लीटर। लीटर करते हैं ना, पानी में कितना लीटर, लेकिन लीटर ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही बात करेंगे तो लीटर क्यूब। ठीक है, जैसे कि इस बोतल में कितना पानी, आयतन को देखिए केजी में मापा जाता है, डिपेंड कर जाता है, कुछ ऐसा पदार्थ हो जाता है ना, तो सब के लिए कहीं कहीं संशोधन करना पड़ता है, लेकिन केजी में ऐसे नहीं नाप सकता है। आयतन को जब भी नापिएगा तो आपको 2 विमा 3 विमा चाहिए ही चाहिए, तो नहीं माप सकते। जैसे इस रूप में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस रूप का आयतन जितना हवा है उसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल दीवार का निकलेगा। 2 विमा, हाँ, सिलेंडर में आयतन निकलेगा। जैसे दीवार का बोला जाए तो एक ऐसा लंबाई ले लीजिए, एक ऊंचाई ले लीजिए, दोनों को गुना कर दिए तो इस दीवार का क्षेत्रफल, तो उस दीवार में भी लंबाई और ऊंचाई ऐसे लेना होगा तो लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन आयतन लेना होगा तो तीनों को गुना करना होगा, तब इस रूम का जितना हवा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एसआई और अदर मात्रक में अंतर होता है। आपको बहुत सारा मात्रक एक ही जैसा मिलेगा, जैसे कैलोरी, कैलोरी किसका है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक है ना कैलोरी, किलो कैलोरी, तो लेकिन एसआई मात्रक वो नहीं है। एसआई मात्रक क्या है, जूल। तो आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा के भी विभिन्न मात्रक होते हैं, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, और भी अगर फॉर्मूला से जो हम लोग निकाले थे केजी मीटर स्क्वायर वो भी होता है। लेकिन जब एसआई का बात करेंगे तो सिर्फ किसको लिखना है, जूल। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में जब भी ऐसा लिखिएगा तो अपने से ही सब जोड़ते जाइएगा कि एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ऊर्जा ही ले लीजिएगा, कैलोरी भी है, जूल भी है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है जो निकाले थे हम लोग। तो एक ही मात्रक के एक ही राशि के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन उन सब मात्रकों में एक मात्रक को ऑथेंटिक यानी मानक माना गया, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं, और वो एसआई मात्रक पूरा विश्व मानता है। ऐसा नहीं कि बाकी प्रचलन में नहीं है, बाकी आप अमेरिका में जाएंगे तो कैलोरी ही में बताएगा आपका कितना एनर्जी है बॉडी के अंदर, जूल में नहीं बताता है। कैलोरी बॉडी के अंदर जो हम लोग खाते हैं उससे जो भी ऊर्जा हम लोग को मिलता है वो किसमें गिनते हैं, कैलोरी। इसलिए जिम जाइएगा तो कितना कैलोरी हुआ बोलते हैं ना, तो क्या है हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा है फैट में मौजूद है, वो जब वर्क करने लगेगा, आपको ताकत देने लगे, तो जो खत्म होते जाता है उसको कैलोरी ही में मानते हैं। आप चिप्स का पैकेट लीजिए, पीछे किलो कैलोरी एनर्जी लिखा हुआ था, ठीक है, जूल नहीं लिखा था। तो ऐसा ऐसा भौतिक राशि का बहुत सारा मात्रक हो सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए मात्रक के बारे में तो अपने से इसे पढ़ाइएगा कि लंबाई के कई मात्रक होते हैं, उसमें हम लोग जो जो यूज करते हैं वो ये है, ये है, ये है, जिसी के आधार पे पद्धतियाँ बनाई गई। सीजीएस, एमकेएस में लंबाई को मीटर में माप दी है, सीजीएस में सेंटीमीटर में माप दी है, और एसआई में फिर से मीटर में माप, और जो मीटर को लिया गया ये मानक लिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब खाली आंसर राइटिंग में ध्यान रखिएगा। अब एक और चार्ट बना लीजिए, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जितना लिखवाए हैं ये प्रॉपर आपका पहला टॉपिक का आंसर है पूरा, क्योंकि कल भी बताए थे कि इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे लिखना यही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो। कभी बोल देगा कंपैरिजन कर दीजिए तीनों में, सीजीएस, एमकेएस, एसआई में, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। या बोल देगा कि तीनों पे प्रकाश डालिए, तब भी यही लिखना पड़ेगा। बोल देगा विश्लेषणात्मक अध्ययन लिखिए इस पर, तो भी वही लिखना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात एक ही है कि लिखना वही है, सिर्फ अंतर होगा क्वेश्चन का लैंग्वेज फ्रेमिंग में, और वही फ्रेमिंग को पकड़ के आपको अपने अनुसार फ्रेम करना है। अगर वो बोलेगा तुलना कंपैरिजन करने तो थोड़ा ज़्यादा जोड़ दीजिएगा क्या, कंपैरिजन पे। ठीक है, ये सब लिखिएगा, लेकिन लास्ट में अच्छा से चार्ट बना के कंपैरिजन दिखा दीजिए, ऐसे 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 है। एमकेएस में, सीजीएस और एसआई में क्या क्या अंतर हुआ, ये कब बना, ये कब बना, ये कब बना, फिर इसमें संशोधन हुआ तो ये बन गया, इसमें संशोधन हुआ तो ये बन गया। ये सब कोई मान रहा है इसमें 7 मात्रा की, इसमें 3 ही का बात हुआ था, और एमकेएस में एक और जुड़ गया था, एम्पियर भी जोड़ा गया था, जो उतना पॉपुलर नहीं हुआ लेकिन जोड़ दिया गया था। इस तरह से जो सवाल पूछा है उस अनुसार आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो
देखने वाला मतलब चेक करने वाला को भी लगेगा कि नहीं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा, नहीं तो सिर्फ एक होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बस लिख के आए। ठीक है, ऐसा होता था जब हम लोग PMSC में थे तो एक दो दोस्त लोग यही करता था, रट के जैसे स्टेफेंस लॉ तो वो और कुछ नहीं रखा, सिर्फ रट के गया स्टेफेंस लॉ। अब चाहे जो सवाल आ जाए वही लिख के, जो सवाल आ जाए वही लिख के, एकदम तय था। अब क्या हुआ, स्टेफेंस लॉ को वो डायरेक्ट स्टेफेंस लॉ नहीं लिख के उसका स्टेटमेंट को लिख दिया और प्रूव दैट लिख दिया। अब इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या क्वेश्चन है, अब इन लोग लिखना इन लोगों को मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी दिमाग काम किया कि पढ़े तो स्टेफेंस लॉ लिखेंगे, वही लिख दिया। बाहर निकल के हमसे पूछा नहीं कौन सवाल आ गया थे, तो लिखवे नहीं किया आज तक, उसको पता ही नहीं चल रहा। जो वो स्टेफेंस लॉ लिख रहा है उसी का स्टेटमेंट वो लिख दिया लास्ट में, क्योंकि रट के गया था, समझा था नहीं। तो हम बोले तुम लिखा क्या, बोला नहीं स्टेफेंस लॉ लिखा। एकदम सही, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा। तुम देखता क्वेश्चन और लास्ट में स्टेटमेंट दोनों मैच कर रहा होता, स्थिति यही हो जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिएगा अपना आंसर, तो आपका मार्किंग बेहतर हो। आप कुछ भी लिखिएगा, देखिए टॉपिक वही है, लिखना वही है, इससे बाहर सवाल नहीं आए तो आप लिखिएगा वही। लेकिन हो सकता है कि आपको 32 में 20 नंबर दे दें, 22 नंबर दे दें, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर को फ्रेम कर दीजिएगा ना, कम से कम 30 नंबर से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कोई छोड़ने वाला चीज़ नहीं और कुछ काटने वाला भी चीज़ नहीं। अब देखिए क्या इसमें जोड़िएगा, नहीं मिलेगा। और जो एग्जामिनर है उसको ही पता है कि ये लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। तो इसलिए खाली क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बाकी रटना आपको यही है। तो देखिए आप लोग अब खुद से लिखे हैं ना, तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा इस टॉपिक का क्वेश्चन तैयार करने में। आप खुद लिख लीजिएगा, अब समझ में आया होगा आपको क्या अंतर होता है क्या नहीं होता। अब आप लोगों को क्लियर एक चीज़ पता चला कि नहीं, भौतिक राशि और भौतिक मात्रक में अंतर। अब ना होगा कि सवाल पूछे कुछ लिख कुछ दिए, अब अंतर पकड़ा रहना, मिलेगा दोनों एक ही चीज़, लेकिन अंतर है। हम लोग को पढ़ना और लिखना क्या होगा, मात्रा, भौतिक राशि नहीं, बस वही ध्यान रखना। अब एक चार्ट बना लीजिए, देखिए सब आंसर आपका थोड़ा अच्छा सुंदर बनाते हैं कि लैंग्वेज से हट के बहुत बार टीचर लैंग्वेज नहीं देख के यही सब फ्लो चार्ट या ये देख के समझ जाते हैं कि वो क्या बनाना चाह रहा है क्या नहीं। इसीलिए बहुत जन को देखिए खाली ग्राफ ही यूज करता है, लेकिन ग्राफ में खाली एक दिक्कत होता है कि अगर आप नहीं जानते तो फिर ग्राफ गलत कर देगा आपका सब। इसीलिए ग्राफ सोच समझ के बनाना चाहिए, नहीं तो सीधा लिख दीजिए। और इसी क्या में भी बोल रहा है, अगर गलती से भी आपको चार्ट, फ्लो चार्ट, ग्राफ या न्यूमेरिकल उसका यानी डेरिवेशन नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिएगा, मत फंसिएगा। अगर फंस गए तो फिर नंबर कट जाएगा आधा में, सीधा उसको भाषाई रूप में लिख दीजिए, कहीं नहीं काटे। और अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं एकदम करें, नहीं गलत होगा। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे सौर प्रणाली में तो पढ़ना होगा केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ 3 है, उसका डेरिवेशन भी। अगर आपको लगता है आप कर पाइएगा कर दीजिए, नहीं कर पाइएगा खाली भाषा लिख के आ जाइए, एकदम सही है, कोई नहीं काटे। ठीक है, क्योंकि पहले ही बोले कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता केपलर्स लॉ लिखे तब उसमें आपको करना ही पड़ता डेरिवेशन, और 32 में 32 मिलता, कोई नहीं उसको रोक सकता। लेकिन अभी डायरेक्ट आपसे केपलर्स लॉ नहीं पूछे, उसके साथ बहुत ही जोड़ देगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जोड़ देगा या बोलेगा पृथ्वी की स्थिति बताएगा। तो आप केपलर्स लॉ लिख दीजिए, जो जो 3 लॉ है, चित्र इजी है, चित्र बना दीजिए, बस छोड़ दीजिए, काफ़ी है। और अगर आप शक पा रहे हैं तब बनाइए, क्योंकि टाइम लिमिट है, और बीच में अगर फंस गया तो फिर दिक्कत होगा। और खास करके उन लोग के लिए जो साइंस से बहुत पहले नाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको डेरिवेशन एक एक चीज़ याद करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो जानते नहीं हैं बहुत कुछ। साइंस वाले या मैथ्स वाले हो सकता है जैसे प्रोपोर्शनल ये समझते चिन्ह नहीं जानते ना, तो मैथ और साइंस वाले समझ जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट के लिख देंगे इसे, तो उनको नहीं दिक्कत होगा। लेकिन जो नहीं जानते उनको एक एक स्टेप याद करना पड़ जाएगा। मान लीजिए 2 पेज का डेरिवेशन है तो एक एक स्टेप याद करना होगा, और एक भी स्टेप अगर मिस किए तो आपका आंसर ही नहीं आता। इसलिए वो अपना क्षमता के अनुसार अगर शक पाइएगा तो कर लीजिए, कहीं गलत नहीं। और अगर नहीं कर पाए तो जितना लिख पाए, मतलब जितना लैंग्वेज में लिख सकते हैं लिख दीजिए, वो भी गलत नहीं। ठीक है।
दो चीज़ें, क्योंकि केपलर्स तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो आपको ऐसे भी नहीं मिलेगा, बुक में मिलता है तो वो सिर्फ स्टेटमेंट में उसका चित्र बना देगा कि इलिप्स होता है तो ये होता है वो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग ये बना लेते हैं। अच्छा, ये ग्रेविटेशन में आएगा तो हम बता देंगे आपको क्या होता है। एक तरफ लिखिए भौतिक राशि, इधर लिखिए MKS पद्धति यानी सिस्टम, एक CGS और एक SI। ठीक है, भौतिक राशि में लिखिए लंबाई, लेंथ। MKS में क्या हो जाएगा, इसका यूनिट, MKS पद्धति में इसका यूनिट लिख रहे हैं, ये तीनों यूनिट बताएगा, ये सिर्फ भौतिक राशि बताएगा। MKS में मीटर, देखिए मीटर। नेक्स्ट बोलिए CGS में सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोलिए SI में मीटर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, कंपैरिजन हम लोग कर दिए ना तीनों सिस्टम का, MKS CGS SI में। यही कंपैरिजन है भौतिक राशि को लेकर। अंतर लिखना होगा तो फिर आप जितना लिखे हैं हम लोग वो सब तो पढ़ाइएगा, विशेषता लिख दीजिए, कमी लिख दीजिए, कब हुआ नहीं हुआ तो वो सब कंपैरिजन में। अब देखिए समझ में आ रहा था ये तीनों किसके बारे में बात हो रहा है, इकाई, यूनिट यानी मात्रक, ये तीन मात्रक की पद्धति था। MKS हम लोग पढ़े, CGS पढ़े, SI पढ़े। अब हम लोग भौतिक राशि को देख रहे हैं कि तीनों में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान बोलते जाइए। MKS किलोग्राम, देखिए के यहीं पे है, तुरंत दिखना चाहिए, किलोग्राम। CGS में ग्राम, SI में किलोग्राम। अरे ये साथ याद कीजिए, नहीं याद कीजिएगा इस चैप्टर में बहुत भारी लगने लगेगा। बस यही तीन है इस चैप्टर में, और कम से कम वो 7 एकदम जरूर याद रखिए। 7 याद रखिएगा सब हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा दिक्कत होगा। नेक्स्ट लिखिए समय। समय तो बहुत ईजी है, सबको बताना चाहिए। तीनों में क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, क्योंकि यहीं भी दिख रहा आपको। देखिए यहाँ भी कैसे है, यहाँ भी कैसे होगा, SI में तो ऐसा ही है। यानी समय को हम लोग MKS में किस में मापते हैं, सेकेंड में, CGS में सेकेंड में, SI में भी सेकेंड में। लेकिन समय का अन्य मात्रक क्या क्या हो जाएगा, मिनट, घंटा, आवर, दिन, साल, सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका बात कर रहे हैं उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। आप आंसर राइटिंग में लिखिएगा, समय के कई मात्रक है, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, फिर एक वर्ष, सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये तीन का बात करेंगे पर्टिकुलरली किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे सेकेंड, यहाँ S सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट लिखिए क्षेत्रफल, एरिया। अभी बताइए, अभी बताएं MKS में क्या अगर वहां लिख देते मूल राशि तब नहीं लिख पाते। अभी सिर्फ लिखे भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में सारा आ गया, फंडामेंटल भी यानी मूल भी और व्युत्पन्न। देखिए क्षेत्रफल का जब बात किया गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने लंबाई ही बोल सकते हैं,
एमकेएस में लंबाई को किसमें लेते हैं? मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब बताइए सीजीएस में लंबाई को किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को 2 बार गुना कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर। और फिर एसआई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है, इसीलिए चार्ट लिख पा ताकि क्लियर हो जाए क्या लिखना है। नेक्स्ट अब आप ही लोग बताइएगा, आयतन लिखिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन, चलिए बोलिए एमकेएस मीटर क्यूब, सीजीएस सेंटीमीटर क्यूब, एसआई मीटर क्यूब। वाह, अब देखिए एसआई और एमकेएस सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि एमकेएससी को बढ़ा के क्या कर दिया गया? एसआई बना है, इसीलिए मिलेगा। खाली सीजीएस में थोड़ा अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए घनत्व, डेंसिटी। हम घनत्व का फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग बताइए क्या होगा? घनत्व यानी डेंसिटी, द्रव्यमान यानी मास बटा आयतन। एमकेएस बताइए, केजी पर मीटर क्यूब। कैसा है, समझ में आया? एमकेएस में हम लोग द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? केजी। उसके लिए केजी लिखे, फॉर्मूला देखिए द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिख दिए? केजी। लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर। आयतन के लिए 3 बार लंबाई को गुना करना पड़ेगा, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। ठीक। अब आइए सीजीएस में। सीजीएस में द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? ग्राम। यहाँ देखिए ग्राम है, ग्राम। तो जीएम बटा लंबाई को किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को 3 बार गुना कीजिए तब हम लोग को मिलेगा आयतन, सेंटीमीटर क्यूब। और फिर एसआई में क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। जो एमकेएस था वही एसआई में चल जाएगा, यहाँ भी वही आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट लिखिए बल, फोर्स। बल, फोर्स। एमकेएस में न्यूटन, यहाँ भी न्यूटन ही बोल रहे हैं, ठीक है। एसआई में भी क्या बोलते हैं? न्यूटन। लेकिन सीजीएस में हो जाता है डाइन। डाइन सीजीएस बल। यानी बल का एमकेएस में मात्रक न्यूटन, सीजीएस में डाइन और एसआई में न्यूटन। अब डाइन भी किसका मात्रक हो रहा है? बल का। तो बल का एक और आपको मात्रक मिल गया कि डाइन अगर आएगा तो डाइन भी किसको बोलेंगे? बल को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ऊर्जा, एनर्जी। एमकेएस में जूल, एसआई में भी जूल, लेकिन इसमें हो जाएगा अर्ग। अर्ग सीजीएस ऊर्जा का मान, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, बेसिक इतना है। आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ लीजिएगा, अगर और भी बुक में मिले ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। कुछ और भी आपको मिल सकता है, अपने से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आप व्युत्पन्न आप समझ चुके हैं, किसका यूज करके किस
किसी भी मूल राशि को या गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए। अगला जो भी हम लोग को नया राशि और नया मात्रा मिलेगा सब क्या होगा? व्युत्पन्न। सब ड्राइव होगा, फंडामेंटल नहीं होगा। फंडामेंटल सिर्फ 7 है और वो 7 याद कर लीजिए, आपका इस चैप्टर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि व्युत्पन्न ऐसा चीज़ है आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया ना कि अगर आपको आलू दे दिया जाए तो आलू से आप सब्जी भी बना सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना, या आलू पराठा भी बना सकते हैं। एक चीज़ से आप कितना चीज़ बना दिए? 3-4। वही चीज़ है मूल मात्रा। आपके पास 7 मूल मात्रा है, आप हर को गुना भाग जोड़ घटाव कीजिए, नया आपको मिलेगा। बस अब ये नहीं कि सभी को गुना कर दिए तो कोई क्वेश्चन नहीं, जो बना हुआ है वही आपको मिलेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। तो आप जैसे आलू से बना दिया आलू पराठा क्या हो गया? व्युत्पन्न ड्राइव। आलू आपके पास मूल था, मूल से आप बना दिए पराठा, हो गया। आलू था आपके पास, उसे आप बना दिए सब्जी, वो क्या हो गया? व्युत्पन्न। उसी तरह सारा कुछ इसी पे है। और यहाँ भौतिक राशि में और भी आपको मिले, लिख लीजिए, सब आपके सामने हैं, तीनों आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज और इसमें कर देते हैं लास्ट, 1-2 लिख लीजिए यूनिट, थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कुछ नहीं, तो वो ज़्यादा जरूरी है। फिर हम आपको क्वेश्चन लिखवा दें। देखिए यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन था यानी सिलेबस था वो कंप्लीट है। आपको रिटर्न में यही लिखना है। अब जो लिखवा रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़ा सा लिखवा दे रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसी से संबंधित है, ठीक है, उसको खाली लिख लीजिए। तो नीचे अदर्स फैक्ट करके लिख लीजिए या अन्य तथ्य लिख सकते हैं, इससे अलग है वो, एग्जाम में नहीं उसको घुसाना है। अब घुसाना है तो कहाँ पे घुसाना वो देख के, अगर हम दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोलेंगे तो आप जब लंबाई का बात कीजिएगा तो उसमें डालिए अपना पॉइंट कि दूरी का सबसे लंबा मात्रक ये होता है, सबसे छोटा मात्रक ये होता है। अब यहाँ आपको सिर्फ फैक्ट्स दिखा रहा है। लिखिए लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक या सबसे बड़ी इकाई, बिगेस्ट यूनिट, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? पार्सेक्स। पार्सेक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डायरेक्ट कि लंबाई या दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो पार्सेक। और बहुत बार आया भी होगा एग्जाम में, आप लोग देखे होंगे। वन पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। फिर इसी के नीचे लिख लीजिएगा पार्सेक। पार्सेक सबसे बड़ा होता है, फिर आता है प्रकाश वर्ष और फिर साथ आता है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों किसका उदाहरण है? मतलब मात्रक है। तीनों लंबाई, प्रकाश वर्ष भी लंबाई में मापते हैं, पार्सेक भी, और खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी बता सकते क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है उसी को बोलते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है। तो ये तीनों किसका उदाहरण है? लंबाई का।
तो जब आप एग्जाम में लिखिएगा मात्रक के बारे में तो ये सब जोड़ सकते हैं कि लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक है पार्सेक, ठीक है, सबसे छोटी मात्रक ये है तो ये है, उस तरह से। ये सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी देना है आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर, बहुत मायने रखता है, इस कारण थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, ऊर्जा की वाणिज्य कॉमर्शियल यूनिट, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर KWH, KWH किलोवाट आवर। बिजली बिल इसी पे आता है, ठीक है, किलोवाट आवर, यानी जितना आ रहा है ऊर्जा उसको आप कितना देर चलाए, तो आवर घंटा को बताया तो किलोवाट आवर। इसको ऊर्जा के साथ साथ कहीं कहीं पे कार्य भी बोल सकता है, क्योंकि वाट किसका यूनिट है, कार्य, तो कार्य का व्यवसायिक यूनिट भी पूछेगा तो यही होगा किलोवाट आवर, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है जूल, पढ़े ना हम लोग, तो इसीलिए बहुत चीज ऐसा ऐसा आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट लिखिए, एक जूल बराबर, एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। ये दोनों किसका मात्रक है, अभी हम लोग लिखे हैं ऊर्जा का लिखे है ना, CGS में अर्ग है और SI में जूल है। एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। फिर देखिए ओजोन परत, ओजोन लेयर जानते हैं ना, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, टॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई टॉप्सन, टॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई टॉप्सन या टॉप्सन। देखिए हॉर्स पावर HP, HP अश्व शक्ति, हॉर्स पावर या किसकी इकाई है, शक्ति की, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं, शक्ति आ गया, पावर की इकाई HP। इसीलिए आप मोटर लेने जाइएगा तो कितना HP